हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी हब 137 प्लस में। आज हम बात करने वाले हैं मूल विधि। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूपीएसआई में मूल विधि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि 40 नंबर के संविधान जीके में से 7 से 8 नंबर मूल विधि से आते हैं। तो इस एग्ज़ाम यूपीएसआई के एग्ज़ाम की दृष्टि से मूल विधि जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। मूल विधि एग्ज़ाम के अलावा हमारे व्यावहारिक जीवन में भी बहुत आवश्यक है और मुझे लगता है कि सभी विद्यार्थियों को इसका ज्ञान भी होना आवश्यक है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि मूल विधि आखिर है क्या। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मूल विधि मूल प्लस विधि। मूल क्या है? तो मूल का मतलब होता है आधार या जड़, और विधि का मतलब होता है कानून। तो दोस्तों, कानून क्या है? कानून कुछ नियमों का संग्रह है जिसको एक विधि यानी कि एक मान्यता प्राप्त होती है, और उसी कानून के उन्हीं नियमों का संग्रह, कुछ विशेष नियमों का संग्रह का आधार के ज्ञान को यानी कि उसके मूल बेस के ज्ञान को मूल विधि कहते हैं। तो दोस्तों, मूल विधि की परिभाषा जैसा कि आप लोग देख सकते हैं लिखी हुई है कि कुछ विशेष नियमों के संग्रह की जड़ को के अध्ययन को मूल विधि कहते हैं। और दोस्तों, जो कि हमारे व्यावहारिक जीवन में बहुत ही आवश्यक होना है इसका ज्ञान। इससे पहले कि हम सेशन में आगे बढ़े कुछ स्पेशल्स की वर्ड की बात करते हैं जो कि मूल विधि में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि फर्स्ट है FIR यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, सेकेंड इज IPC इंडियन पीनल कोड, एंड थर्ड इज CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसके अलावा कुछ वर्ड्स भी हैं लाइक क्राइम, इसका मतलब होता है अपराध, और लॉ यानी कि कानून, और थर्ड होता है सिविल यानी कि नागरिक। इम्पोर्टेंट है जैसे कि फर्स्ट है FIR यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, सेकेंड इज IPC इंडियन पीनल कोड, एंड थर्ड इज CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसके अलावा कुछ वर्ड्स भी हैं लाइक क्राइम, इसका मतलब होता है अपराध, और लॉ यानी कि कानून, और थर्ड होता है सिविल यानी कि नागरिक। तो अब बात करते हैं, और हम बात कर रहे हैं कुछ प्रसिद्ध वक्तव्यों के बारे में जो कुछ अनुभवी लोगों द्वारा कहे गए हैं। जैसे कि अस्टिन जी ने कहा है कि विधि संप्रभु का समादेश है, यानी कि विधि है जो संप्रभु का समादेश है। हाँ, संप्रभु का मतलब होता है ऐसा राष्ट्र जो निर्णय के लिए। तो फ्रेंड्स, संप्रभु राष्ट्र का बेस्ट एग्जाम्पल हमारा भारत ही है आज के समय में, जो कि मोदी जी के समय में है, और आदेश जिसके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान हो। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संविधान जो है अपना, संविधान में कई प्रकार के समादेशों का वर्णन है। जैसे कि भारत के राष्ट्रगान के आदर का वर्णन है, जो जिसमें कि किसी भी व्यक्ति द्वारा इसके उल्लंघन के लिए संविधान में दंड का वर्णन है। और नेक्स्ट बात करते हैं जो कि महाकवि तुलसीदास जी के ने कहा है कि भय बिन होत न प्रीत गुसाई। इसका अर्थ है कि भय के बिना कुछ भी ठीक से नहीं हो सकता। जैसा कि हम लोग करंट में एग्जाम्पल देख चुके हैं कोरोना काल में, कि लोगों को ये जो बाहर स्ट्रिक्ट पुलिस फोर्स लगा हुआ था उसका ज़्यादा डर था बजाय कोरोना प्रोटोकॉल्स के। और नेक्स्ट हम बात करेंगे हम विधि के बारे में। तो जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं लॉ को, कि लॉ कुछ विशेष नियमों का संग्रह है जिसमें कि विभिन्न तरह के कानूनों के लिए विभिन्न प्रकार के दंड का प्रावधान है। लॉ को कई प्रकार से बांट सकते हैं। सामान्यतः इसे 2 प्रकार से बांटा गया है। पहला है कॉमन लॉ और सेकेंड है स्टैच्यूटरी लॉ। और कॉमन लॉ क्या है, सामान्य कानून क्या है, तो जनता के हित में कोर्ट द्वारा सीधा आदेश दिया जाता है इसमें। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि सिनेमाघरों में राष्ट्रगान का बजना पहले ये कंपलसरी था यानी कि सामान्य कानून था, लेकिन बाद में कुछ दिक्कतों के चलते इसे एग्जिट कर दिया गया है कुछ लोगों के ऑब्जेक्शन के तौर पे। और सेकंड है वैधानिक कानून। इसमें ये कानून किसी अधिनियम संशोधन द्वारा बनाए जाते हैं संसद द्वारा, और जिसमें एग्जाम्पल है धारा 370 हुआ, ये ट्रिपल तलाक का करेंट्स का मामला हुआ। इसके अलावा इसमें दंड के प्रावधान भी होते हैं। नेक्स्ट, सामान्यता अध्ययन की दृष्टि से लॉ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है क्रिमिनल लॉ एंड सेकंड है सिविल लॉ। तो क्रिमिनल लॉ यानी कि आपराधिक कानून या फौजदारी कानून। तो इसमें अपराध से संबंधित कानून होते हैं, जैसे कि कोई भी अपराध हुआ, जैसे कि किसी भी व्यक्ति की हत्या, चोरी, लूट, डकैती वगैरह वगैरह।
और सेकंड है सिविल लॉ यानी कि नागरिक कानून या दीवानी कानून। इसमें ज़मीनी विवाद व असहमति वाले कानून होते हैं, जैसे कि तलाक, संपत्ति विवाद एक्सेट्रा। हालांकि यूपीएसआई एग्जाम की दृष्टि से आपराधिक कानून यानी कि क्रिमिनल जो है लॉ के अंतर्गत दो प्रकार के आईपीसी और सीआरपीसी का वर्णन किया जाता है। तो आज जानते हैं हम आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में कि आईपीसी एंड सीआरपीसी क्या है। तो आईपीसी का फुल फॉर्म होता है भारतीय दंड संहिता और सीआरपीसी का हिंदी में फुल फॉर्म होता है दंड प्रक्रिया संहिता। यानी कि भारतीय दंड संहिता क्या है, जिसमें दंड का प्रावधान हो, और सीआरपीसी है दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि जिसमें दंड की प्रक्रिया का प्रावधान हो। और जो आईपीसी है, आईपीसी का कानून बना था 1860 में और ये कानून हुआ था लागू 1862। और सीआरपीसी का कानून बना था 1973 में और लागू हुआ था 1 अप्रैल 1974 को। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को ये आईपीसी और सीआरपीसी का लागू का जो डेट है, लागू कब हुआ था ये कानून, उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आवश्यक है। और तो आईपीसी में क्या है, अपराध की परिभाषा को परिभाषित किया गया है। इसके अलावा दंड का प्रावधान भी किया गया है कि कौन से अपराध में कितने साल का दंड, इसके अलावा दंड का निर्धारण भी कितनी सज़ा हो सकती है, किस सज़ा के लिए कितने साल की सज़ा वगैरह वगैरह होगी। और जो आईपीसी है उसमें दंड की प्रक्रिया को परिभाषित किया गया है। जैसे कि मान लो आईपीसी के तौर पे दंड मिल गया कि भाई चलो किसी ने हत्या की है, तो हत्या में क्या किस प्रकार से सज़ा होगी, और अब हत्या का जो दोषी है उसको किस प्रक्रिया के तहत उसको सज़ा दी जाएगी या दिलाई जाएगी। अलावा सीआरपीसी में किसी भी दंड की प्रक्रिया का पूरा उल्लेख भी है। जैसे कि हत्या जैसे संगीन मामले में पुलिस जो है बगैर वारंट के भी गिरफ्तारी कर सकती है। इसके अलावा 6 महीने की कोर्ट द्वारा जमानत नहीं मिलती है उसमें। और हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आवश्यक हैं और हमें पता होना ही चाहिए। जो कुछ इस तरह से है, जैसे कि 1833 के चार्टर बेसिक जानकारी द्वारा आईपीसी को लागू करने का प्रावधान काफी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले 1833 में चार्टर एक्ट को लागू करने का विचार सोचा गया। उसके बाद 1834 में पहले विधि आयोग का गठन हुआ। जो पहला विधि आयोग है भारत का, उसको 1834 में गठन किया गया। और विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष थे, वो थे गवर्नर लॉर्ड मैकाले। और इसी मैकाले आयोग की सिफारिश पर आईपीसी 1860 का निर्माण हुआ और फाइनली 6 अक्टूबर 1860 को मंजूरी मिली आईपीसी को। और इसके बाद 1 जनवरी 1862 को आईपीसी संपूर्ण भारत में लागू हो गया, जो कि आज के समय तक उसी तरह से कार्यरत है जैसे कि पहले हुआ करता था। और उसमें केवल कुछ समय समय पर संशोधन कर दिए जाते हैं, बल्कि लागू वही है 1860 का जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था, वही आईपीसी आज भी उपयोग में आ रहा है। तो आईपीसी में बात करते हैं कि कितनी धाराएं हैं। आईपीसी में कुल 511 धाराएं तथा 23 अध्याय हैं। इसके अलावा यह विश्व का सबसे बड़ा दंड संविधान है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद व धारा में क्या डिफरेंस है। तो अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद प्राथमिक कानून है और धारा द्वितीयक कानून है। इसके अलावा यह बेसिक कानून है और यह अतिरिक्त कानून है। और अनुच्छेद जो है सर्वोच्च कानून है, सर्वोच्च का सहायक कानून। और प्राथमिक कानून का पालन न करने पर आईपीसी की धाराओं में दंड का प्रावधान है, जिसमें सीआरपीसी भी सहायक होता है। सरल भाषा में कहें तो जो अनुच्छेद है वह एक लिखित फॉर्मेट है और इसमें एक्ट की धारा में एक्ट के बारे में कहा गया है। इसका यानी कि फॉर्मेट का एडवांस फॉर्म बताया गया है। यानी कि इसके अलावा जो उस प्रक्रिया को समझाया गया है कि किस तरह से। और नेक्स्ट हम बात करते हैं सीआरपीसी की, जो कि 1973 में लागू हुआ था। तो सीआरपीसी में अपराधी को सज़ा दिलाने के लिए कोर्ट व पुलिस द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो सीआरपीसी में वर्णित होती है, यानी कि अंकित होती है। यानी कि वो ये बता जो प्रोसीजर होता है किसी भी अपराधी को दंड देने का, वो सीआरपीसी में वर्णन होता है। एक तरह से कह सकते हैं दंड के प्रावधानों को इन्फोर्स करने के लिए आवश्यक है।
तो CRPC में इसमें 484 धाराएं व 2 अनुसूची होती हैं, जिसमें 37 अध्याय व 26 फॉर्मेट हैं, यानी कि टोटल 484 धाराएं और 2 अनुसूची हैं। तो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। और ये मूल विधि का बेसिक सेशन है और नेक्स्ट सेशन आगे आते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेशन के लिए आप मेरा मोटिवेशन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करके बढ़ाते रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।